हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 साइंस जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसका जो बाकी का पोर्शन रह जाता है जो हमने पार्ट 1 और 2 में कवर कर लिया था, उसके बाद जो थोड़ा सा पोर्शन हमारा बच जाता है उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Often one method is not sufficient to separate the different substances in a mixture. So in such a situation, we need to use more than one of the above methods. इससे पहले जो 2 पार्ट्स थे इस चैप्टर के, उसमें हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के, जैसे कि हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोविंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। अब कई बार क्या होता है कि जब हमें किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग करना है तो जो हमने मेथड्स पढ़े हैं वो एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता है, काफी नहीं होता है, तो हमें एक से ज्यादा मेथड्स यूज करने पड़ते हैं ताकि हम अलग अलग कंपोनेंट्स जो एक मिक्सचर में मिक्स हो चुके हैं उन्हें अलग कर सके। अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जिससे कि हम देखेंगे कि कैसे हम एक से ज्यादा मेथड्स को यूज करके भी अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग पदार्थों को उसके मिक्सचर मींस मिश्रण से अलग कर सकते हैं। तो एक्टिविटी है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट कांट बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे, सैंड मीन्स रेत एंड सॉल्ट मीन्स नमक का। तो जो सैंड एंड सॉल्ट है, रेत और नमक है, उसे जब हम आपस में मिक्स कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस मिक्सचर में से हम रेत या नमक को हाथों से अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है और हमने पढ़ा था हैंड पिकिंग मेथड हम कब यूज करते हैं, जब जो हमारी इम्प्योरिटीज है या एक कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट से साइज में थोड़ा बड़ा हो, तो यहाँ हैंड पिकिंग तो यूज नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। अब उसके बाद जो रेत और नमक का मिक्सचर हमने बनाया था उसे हम एक बीकर या कंटेनर में डालेंगे, बर्तन में डालेंगे और उसमें पानी मिला देंगे और उसे अच्छे से घोल लेंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। उसके बाद उस बर्तन को हम साइड में रहने देंगे कुछ देर के लिए। जब हम उसमें पानी मिलाएंगे मिक्सचर में, रेत और नमक के मिक्सचर में, तो क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है तो वो पानी में अच्छे से घुल जाएगा, पर रेत पानी में नहीं घुलती है तो वो क्या होगा, सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम। जो हमने बर्तन लिया है उसके बेस पे नीचे रेत इकट्ठी हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। सेपरेट सैंड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब उस रेत को अलग करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, या तो डिकेंटेशन जिसमें कि हम जो रेत है उसके ऊपर पानी की जो अलग लेयर बन चुकी है उसे किसी दूसरे बर्तन में उड़ेल लेंगे और रेत को अलग कर देंगे, या फिर फिल्ट्रेशन जो कि हमने पढ़ा था जिसमें हम अब क्या करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है उसे फिल्टर पेपर में से पास करवाएंगे। तो क्या होगा, जो पानी है वो फिल्टर पेपर में से पास होके अलग से बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा और फिल्टर पेपर के ऊपर हमें रेत अलग से मिल जाएगी। तो इन दोनों मेथड में से किसी एक से हम रेत को पानी से अलग कर देंगे। Now decanted liquid still contains salt dissolved in it. अब ऐसा नहीं है कि हर कंपोनेंट अलग हो गया डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन के बाद, अभी भी जो पानी अलग हुआ है उसमें नमक अभी भी घुला हुआ है, तो उसे भी अलग करना है पानी से। To separate salt, transfer liquid to the kettle and close its lid. अब हम क्या करेंगे, नमक को पानी से अलग करने के लिए हमने जो बीकर में पानी इकट्ठा किया था फिल्ट्रेशन के बाद उसे हम एक केटल मीन्स केतली में इकट्ठा कर देंगे और केतली के ऊपर ढक्कन को अच्छे से लगा देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम। उसके बाद हम उस केतली को कुछ देर के लिए गर्म करेंगे, हीट करेंगे। स्टीम कम्स आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। जब हम केतली को गर्म करेंगे तो जो केतली का स्पाउट होता है मीन्स उसका खुला पोर्शन होता है, जो उसका मुंह होता है, वहां से पानी जो गर्म हो रहा है वो भाप बनकर, स्टीम बनकर बाहर आने लग जाएगा। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। क्योंकि जो पानी है जब हम उसे गर्म कर रहे हैं और वो भाप बन के बाहर निकल रहा है तो वो एयर में मिक्स हो जाएगा, पर हमें पानी को भी प्योर फॉर्म में अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेटल की प्लेट लेंगे और उसके ऊपर कुछ आइस रख देंगे या आइस क्यूब्स रख देंगे, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल। उसके बाद उस प्लेट को, जो स्पाउट है केतली का जो मुंह है जहां से भाप बाहर निकल रही है, उसके ऊपर उस मेटल प्लेट को रख देंगे
एंड लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉईल ऑफ। और तब तक हम ये प्रोसेस करेंगे जब तक कि सारा का सारा पानी बॉईल होके स्टीम नहीं बन जाता। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water। तो अब ये मेटल प्लेट को जिसके ऊपर हमने आइस क्यूब्स रखी है यूज करने का क्या फायदा होगा, जो भाप बाहर निकल रही है जब वो इस मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगी तो वो ठंडी हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर बर्फ है। और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर को कूल किया जाता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और इससे क्या होता है, जो वाटर वेपर है, भाप है, वो कंडेंस होके वापस क्या बन जाएगी, लिक्विड वाटर, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। कलेक्ट दिस वाटर इन अ बीकर। और जो ये भाप को हमने पानी में कन्वर्ट किया कूल करके, इसे हम अलग से एक बर्तन में इकट्ठा कर देंगे। सॉल्ट रिमेन्स इन केटल एंड प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन बीकर। और जो नमक है वो केतली में ही रह जाएगा और प्योर वाटर हमें अलग से दूसरे बीकर में मिल जाएगा। इस एक्टिविटी में हमने एक और मेथड डिस्कस किया, एक और प्रोसेस डिस्कस की, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि वाटर वेपर, जिसे हम जलवाष्प भी कहते हैं, वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड, पानी में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, जब हम वाटर वेपर मींस जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, सैंड, सॉल्ट एंड वाटर आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। हमने रेत, नमक और पानी का जो मिश्रण था, मिक्सचर था, उसमें से इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए एक से ज्यादा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज किए। कौन कौन से मेथड यूज किए, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और लास्ट में कंडेंसेशन। और इन सभी मेथड्स के बाद हमारे पास जो रेत है, नमक है, पानी है, वो तीनों अलग अलग होके मिल गए। हमें पता है बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। अब एक क्वेश्चन बनता है, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या पानी में कोई भी सब्सटेंस कितनी भी मात्रा में घुल सकता है? तो इसका आंसर अब हम फाइंड आउट करते हैं। इफ अ सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाट विल हैपन इफ यू go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? अगर हमारे पास कोई एक ऐसा पदार्थ है, सब्सटेंस है, जो पानी में सॉल्युबल है, घुल जाता है, तो क्या होगा अगर हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड जो हमने अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, उसमें उस सब्सटेंस को मिक्स करते जाएंगे, ये क्वेश्चन बनता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ वी एड सम सॉल्ट इन वाटर एंड मिक्स इट वेल, क्योंकि हमें पता है नमक पानी में घुल जाता है, तो अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर लें और उसमें नमक को घोले और उसे अच्छे से मिला लें एंड कीप एडिंग मोर एंड मोर सॉल्ट टू वाटर फिक्स्ड क्वांटिटी, मतलब कि जो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें हम और नमक को ऐड करते जाएं, तो हम क्या देखेंगे, After some time, some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker. कुछ देर बाद जो नमक है वो पानी में घुलना बंद हो जाएगा और हमें वो बीकर के बॉटम में, मतलब बर्तन के बेस पे इकट्ठा होकर मिल जाएगा। So no more salt can be dissolved in that amount of water. इसका मतलब है कि अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर है, उसमें अगर हम नमक मिला रहे हैं, तो कुछ देर के बाद उस सॉल्यूशन में, मतलब नमक और पानी के मिश्रण में, हम और ज्यादा नमक नहीं घोल पाएंगे। दिस सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस पॉइंट पे जो वो सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. अगर एक सब्सटेंस को हम पानी में ऐड करते जा रहे हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे हम कब कहेंगे, जब हम उस सॉल्यूशन में और ज्यादा उस सब्सटेंस को, पदार्थ को नहीं घोल पाएंगे, वो पदार्थ पानी में घुलना बंद हो जाएगा। उस पॉइंट पे उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Now, if we want to dissolve more salt in the given amount of water, even after getting saturated solution, अब अगर हमें saturated solution बन जाने के बाद, मतलब कि जब हमारा जो सॉल्ट है वो पानी में घुलना बंद हो गया, उसके बाद भी अगर हम चाहते हैं कि और नमक को हम पानी में घोल सके, तो हम क्या कर सकते हैं?
इट कैन बी डन बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। ऐसा हम कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को हीट करके, गर्म करके, क्योंकि जब हम उसे हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब कि नमक को पानी में जो घोलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में। द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अब ऐसा तो नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर में जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं वो सेम क्वांटिटी में ही ऐड होंगे। अब इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब अगर हम 2 ग्लासेस लें और उसमें सेम क्वांटिटी में पानी ऐड कर दें, और उसमें से एक ग्लास में हम नमक ऐड करें और दूसरे ग्लास में चीनी ऐड करें, और हम एक स्पून साथ के साथ ऐड करते जाएं, तो हम देखेंगे कि जितनी स्पून्स नमक की पानी में डिसॉल्व हो रही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक, उतनी ही स्पून्स चीनी की भी डिसॉल्व नहीं होंगी। चीनी की मात्रा जो पानी में घुल जाएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले वो अलग होगी, और नमक की मात्रा, नमक की क्वांटिटी जो पानी में डिसॉल्व होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक, वो अलग होगी। इट मीन्स कि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।